ज़रा समझने की कोशिश करेंगे चोपड़ा साहब की क्लासरूम में। वो हमें उन्होंने वादा किया है कि वो ये समझाएंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि आखिरकार क्लैरिटी कहाँ कहाँ चाहिए, किस तरीके से आप बिल्कुल उसको लेमैन की लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ईपीएफ को लेके सरकार ने जो कहा है वो क्या कहा है। चोपड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप हैं, आप ही का उदाहरण लेते हैं जी। आपने अब तक आपके ईपीएफ में जितना पैसा जमा हो गया जी, वो तो इंटैक्ट है, उसमें किसी तरह से कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर आपकी नौकरी जी अभी से लेके, अगर 1 अप्रैल 2016 से लेके और 10 साल की हम मान लें जी, तो 10 साल में जो पैसा आपका ईपीएफ का जमा होगा उसमें किस तरीके के परिवर्तन होंगे आप जिस टैक्स स्लैब में हैं उस हिसाब से जरा मैं आपको समझा देता हूँ जी। उदाहरण के तौर पे करंट मेरा जो ईपीएफ बैलेंस है जी, अगर ये 20 लाख रुपया है, इसमें 8% से इंटरेस्ट ऐड होगा जी अगले 10 साल तक, जो उदाहरण के तौर पर 80% या 16 लाख और हो जाएगा। तो ये 36 लाख रुपया जो हो जाएगा मेरा, ये वो है जो मेरा करंट बैलेंस है। आज 20 लाख है, रिटायरमेंट के टाइम 36 लाख हो जाएगा अगर ब्याज 8% रहता है तो। ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप अगले 10 साल की बात कर रहे हैं? अगले 10 साल की बात कर रहे हैं जी, लागू होने के बाद जी। जो अभी मेरा बैलेंस है वो 20 लाख है जी, बिना कुछ जोड़े हुए इसी के ऊपर ही जो ब्याज मिलेगा वो बढ़ के 36 लाख रुपया हो जाएगा। जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को 2 रकम मिलेंगी, एक तो ये जी, एक जो मैं आज के बाद जमा कराऊंगा जी, जो आज के बाद जमा कराऊंगा उसका अलग, एक उसका अलग जी जी। तो आफ्टर 1 अप्रैल 2016 अगर पर मंथ 10,000 रुपये है प्रोविडेंट फंड, एनुअल 1,20,000 रुपये हो गया जी, 10 ईयर्स में 12 लाख रुपए हो गया। ठीक है, ठीक है। इस पे जो ब्याज है अगर 8% पर एनम है तो तकरीबन इस पे 9,60,000 का ब्याज हो गया। 9,60,000 का ब्याज हो गया, ठीक है। ये हो गया 21,60,000 जी। तो अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है उसके हिसाब से इस 21,60,000 का 40% तो एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो 60% है वो तकरीबन 13 लाख के करीब होगा, उस पे टैक्स लगेगा जो उस साल टैक्स की दरें होंगी, आज नहीं बता सकते हैं जी। जिस साल रिटायर होंगे, अगर रिटायर होते हैं 2026 में जाके 10 साल के बाद, तो ये 13 लाख रुपया इनकम में ऐड हो जाएगा और उस वक्त जो भी स्लैब होंगे उसके हिसाब से इस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब जो एक नई डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो 12 लाख रुपया है जो अपना पैसा है, इस पे दोबारा डबल टैक्स क्यों लग रहा है? ये तो हमारा अपना पैसे वापस आ रहा है और ये टैक्स इस पे दे चुके हैं हम, लगाना है तो सिर्फ इस पे लगाया जाए। इस चीज की क्लैरिफिकेशन जो है वो अगले 24 घंटों में या 2-3 दिन में आ जाएगी। तो काफी उम्मीद है कि ये बात मान ली जाएगी। अगर ये बात मान ली जाती है तब सिर्फ 9,60,000 का 40% एग्जेम्प्ट होगा, 60% पे टैक्स लगेगा, ये पूरा का पूरा 12 लाख एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि सरकार के पास कंसर्न्स पहुंचने शुरू हो गई हैं जी, बिल्कुल। और उस हिसाब से जो बात कह रहे थे आप, उसके हिसाब से सिर्फ ये 9,60,000 रुपए, इसका भी 40% एग्जेम्प्ट, इसका 40% एग्जेम्प्ट और इसका 60% जो है वो इनकम में ऐड होगा, इसका 60% जो इनकम में ऐड होगा जी। कुछ और चीज बताना चाहेंगे क्योंकि क्लैरिटी को लेके अभी जैसा आपने कहा कि सरकार के पास कंसर्न्स पहुंच रही हैं, इसकी एक और क्लैरिटी भी है, वो ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पे 40% तो एग्जेम्प्ट हो गया 21,60,000 में से जी। बाकी जो 13 लाख रुपए बचा, अगर मैं इसकी एन्युटी तब ले लूं, एन्युटी प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, इमीडिएट पेंशन प्लान, तो वो टैक्स भी मेरा बच जाएगा, वो टैक्स भी बच जाएगा। ये एक नया प्रावधान है, काफी लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर एक को टैक्स देना पड़ेगा। आप 40% तो एग्जेम्प्ट हो गया, बैलेंस 60% की आप इमीडिएट एन्युटी प्लान ले लें तो जो पेंशन आएगी वो तो टैक्स लगता ही है उस पर, लेकिन आपका जो ये टैक्स है वो बच जाएगा। अब तक का पैसा जो आपने 31 मार्च 2016 तक जमा किया, पहली बात उसको भूल जाइए क्योंकि वो पैसा वैसा ही है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना है। अब तक जितने पैसे आपके जमा हुए हैं वो पैसे आपको एज इट इज मिलेंगे और उसके बाद जब तक की आपकी नौकरी, अगर 10 साल तक की आपकी नौकरी है, उसमें जो आपका ईपीएफ जमा होता है परिवर्तन सिर्फ उसी में होना है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है क्योंकि कोई भी कर्मचारी पहले अपनी सैलरी से टैक्स देता है और फिर वो सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ में जमा करवाता है, जिसे निकालने पर सरकार अब उससे दोबारा टैक्स लेने जा रही है। भविष्य निधियां किसी भी कर्मचारी की जिंदगी के जरूरी और मुश्किल वक्त में उसके काम आती हैं,
भविष्य निधियों से देश के करोड़ों कर्मचारी अपने बच्चों की महंगी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, अपने बच्चों की शादियां करते हैं और इसके जरिए अपना मकान बनवाते हैं। शादी ब्याह से लेकर बीमारी तक अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे वक्त में भविष्य निधियां ही काम आती हैं। जाहिर है सरकार के इस फैसले से आम लोगों की तकलीफें और चिंताएं बढ़ गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद सरकार और इस देश के वित्त मंत्री अपने इस फैसले को वापस लेने पर विचार जरूर करेंगे।